चलिए, तो बोरॉन फैमिली में आईआईटी के सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में है, मेंस में है, सब में है। और आईआईटी वाला इससे क्वेश्चन हमेशा अक्सर जब भी पूछता है तो बढ़िया इनोवेटेड शानदार ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिस तरीके का कभी भी इससे पहले नहीं पूछा गया। अक्सर ऐसा देखने को मिला, चाहे वो B2H6 प्लस KOH का रिएक्शन हो जो सब्जेक्टिव के दिनों पूछा गया था, चाहे वो B2H6 के क्लीवेज के बारे में हो, चाहे वो B2H6 से BN बनाने की कहानी हो, तो आईआईटी बोरेक्स की कहानी हो, एक और आया था इसका हाइड्रोलिसिस वाला। तो आईआईटी बहुत बार, खास करके पर्टिकुलरली सारे एग्जाम्स में किसकी बात कर रहे हैं ज्यादा, आईआईटी की, कि वो बोरॉन फैमिली से, चूंकि ये 11th का एरिया है तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो कोई यूजफुल है नहीं हम लोगों के लिए, लेकिन आईआईटी जब भी आपको बोरॉन फैमिली से पूछेगा तो मतलब समझिए कि वो बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। मतलब इस तरह का कई बार वो क्वेश्चन पूछ डालता है कि हम टीचर्स को किताब पलटने की जरूरत पड़ जाती है। समझ में आ रहा है ना, टेलिंग ऑनेस्टली। कारण है क्या ना, अभी आप इस चीज को उतना नहीं देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बोरॉन की जो केमिस्ट्री है ना, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। उसकी केमिस्ट्री का जो एरिया है ना, वो कार्बन से बहुत छोटा नहीं है। जैसे आप बोलते हैं ना कि कार्बन के कंपाउंड्स अकेले सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स वो फॉर्म कर सकता है अपने कैटनेशन पावर के कारण, तो आप बोरॉन की भी केमिस्ट्री को हल्के में नहीं ले सकते। बोरॉन्स के भी कंपाउंड्स की संख्या को कम नहीं आंक सकते। जैसे आप एल्केन की केमिस्ट्री, एल्कीन एल्काइन लेके चलते हैं ना, तो बोरॉन में भी हाइड्राइड्स जो होते हैं, निडोबोरेंस, एरेक्नोबोरेंस, बहुत तरह के होते हैं एल्केन्स एल्कीन एल्काइंस की तरह। बहुत लंबा चौड़ा सीरीज होता है उसका। हम लोगों को उसमें से एक सिंपल कंपाउंड पढ़ना, क्या क्या पढ़ना हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन एक सिंपल कंपाउंड पढ़ना है बोरॉन के सारे हाइड्राइड्स में से कौन सा, B2H6। तो हम लोग स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक में बोरॉन फैमिली में 2 क्लास देंगे अच्छे से, और फिर आपको पी ब्लॉक का डिस्कशन के लिए, एनसीईआरटी के लिए समय भी निकाला जाए। ठीक है, चलिए जो चीजें पढ़नी है पहले देख लीजिए। आपको कंपाउंड्स में हम तो यहां पहुंच जा रहे हैं, कुमुद सर पहुंच पाएंगे पक्का ना, पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब मेरा हाथ यहां आ रहा है तो डर लग रहा है सर, ऐसा नहीं कि फिर बीच में रह जाए आधे वाले में, एल्केन तक रहे, एल्किन एल्काइन छूट जाए उनका। पहुंच जाएंगे ना। देखो एक कंपाउंड है पढ़ना लो, B2H6, एक है बोरेक्स, 10H2O बोरेक्स बोलते हो इसको, और इसको क्या बोलते हो, डायबोरेट। और एक कंपाउंड H3BU। आईआईटी 2006 का क्वेश्चन देखिए, क्या शानदार क्वेश्चन। हाइड्रोलिसिस करवा करके उसका रिएजेंट डाल करके, कौन से रिएजेंट डालने पर हाइड्रोलिसिस का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोलते हो इसको, आप ये समझ लीजिए कि बोरॉन फैमिली में पूछने के लिए तो साइज पूछ सकता है, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ सकता है, एमपीबीपी पूछ सकता है, डेंसिटी पूछ सकता है, लेकिन ये सारा चीज आप पहले से ऑलरेडी किए हुए कि नहीं किए हुए। इसमें कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो आज के डेट में हम लोगों को याद नहीं है। सारा प्रॉपर्टी हमें याद है, साइज का ऑर्डर क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या हो गया था, बोरॉन के बाद सीधे थैलियम, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा हम लोगों ने, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन वीक है, पढ़े ना हम लोग। कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी पूछ सकता है, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। तो वो सारी चीजें, इन तीनों चीजों के अलावे जो चीजें और पूछी जाती है वो सब आप लोगों ने या तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कवर कर लिया है, या एसपीडीएफ ब्लॉक का जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें सॉल्युबिलिटी था, या फिर जिसमें एसिड बेस था ना, ये सब चीजें थी, और स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स था, तो या तो उधर कर लिया या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कर लिया, वो चीजें हो चुकी है। अब हम लोगों को बोरॉन फैमिली या इस पूरे पी ब्लॉक
3A ग्रुप वाले में 3 चीजें ही सिर्फ पढ़नी, 3 कंपाउंड्स के बारे में। कौन कौन? B2H6, बोरेक्स और सबसे लफड़ा वाला नौटंकी वाला डायबोरेन। तो हम लोग शुरू करते हैं डायबोरेन की कहानी, ठीक है। B2H6 थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे और डिस्कस करने के बाद फिर लिखने के लिए हम बोर्ड को पेज बाय पेज छोड़ देंगे, आप उसको नोट करने लगेगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज। बहुत तरह के कैटेगरीज होते हैं, नहीं समझे? जैसे आपने कार्बन के हाइड्राइड को पढ़ा है, उसके भी ढेर सारे कैटेगरी होते हैं, 3 कैटेगरी में मुख्य रूप से बांटते हैं। तो बोरॉन के भी हाइड्राइड्स के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जिसमें 2 मेजर कैटेगरी कौन कौन सा है? हमने बोला आपको नीडो एंड एरेक्नो, ठीक है। और इधर डॉट डॉट हमने लगा के छोड़ दी। पहला क्या है? नीडोबोरेन्स, ध्यान से सुनिएगा। और बोरोन हाइड्राइड्स को हमने बोला बोरेन्स। बोरोन हाइड्राइड्स को क्या बोला लोग? बोरेन्स। सिलिकॉन के हाइड्राइड को सिलेंस, कई बार हमने टर्म इस्तेमाल किया है। जर्मेनियम का हाइड्राइड जर्मेन्स, टीन का हाइड्राइड स्टैनेंस, लेड का हाइड्राइड प्लम्बेंस, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड ना एल्यूमिनेंस नहीं, एलेंस, गैलियम का हाइड्राइड गैलेंस, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्राइड्स कहलाते हैं। अच्छा, बोरॉन के हाइड्राइड्स का हमने नाम दिया बोरेन्स। बोरेन्स बहुत कैटेगरी के हैं, जिसमें नीडोबोरेन और 2 इंपॉर्टेंट जो हमने बोला एरेक्नोबोरेन्स। क्या क्या है? नीडो एंड एरेक्नो। और डॉट डॉट लगा दिया, मतलब और जो कैटेगरीज हैं हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने क्या बोला? इसमें एक ही कंपाउंड ही पढ़ना, कौन सा? तो बस उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा भूमिका बांध जा रहे हैं, यही बस हमने आपसे सिंपल बोला। अब आ जा बेटा, पहले ये बताओ, ये जो बोरॉन के हाइड्राइड्स हैं ये मॉलिक्यूलर होंगे या फिर सेलाइन होंगे या फिर इंटरस्टिशियल होंगे? मॉलिक्यूलर होंगे। सेलाइन तो है नहीं। सेलाइन हाइड्राइड्स कौन होते हैं? एस ब्लॉक वाले, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हाइड्राइड्स होंगे इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1 या +1? हाँ, वेरी गुड, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे एजेंट होंगे? क्या ये हाइड्रोडिक एजेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रोडिक एजेंट बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हाइड्रोडिक एजेंट वो होते हैं जो H- ट्रांसफर करते हैं, बट खुद इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए दे आर नॉट हाइड्रोडिक एजेंट। हमने पिछले क्लास में इसको डिस्कस किया है। तो H पर -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये कौन एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? स्ट्रॉन्ग या वीक? काफी स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, सारे बोरेन्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब आइए, नीडोबोरेन्स का फॉर्मूला है BnHn+4। क्या फॉर्मूला है? जैसे एल्केन बोलते हो CnHn2n+2 बोलते हो ना। एरेक्नोबोरेन्स का फॉर्मूला है BnHn+6। क्लियर हो गया? तो अब आइए एग्जांपल्स हम डिस्कस करें पहले। जैसे अगर n का वैल्यू यहां पर, हाँ आप n की वैल्यू यहां 2 से शुरू करेंगे, नहीं 1 से स्टार्ट नहीं होगा, इसमें 2 से स्टार्ट होगा और उसमें 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर कौन है? B2H6। यही हमारा इसका क्या है?
फर्स्ट मेंबर, सेकेंड B3 जाएगा ना। मान लो अगर N का मान आपने 4 लिया तो B4H8 5 लिया, B5H9 ऐसे बढ़ेगा। अब इसमें आपको 4 से ही शुरू करना, तो B4H10 मान लो 5 लिया, B5H11 ऐसे बढ़ेगा। देखो नाम B2H6 का नाम तो आपने जान लिया, डायबोरेन है ना। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। मान लो बेटा B5H9 है, इसका नाम है पेंटाबोरेन। क्या नाम हो गया? तो अब ये बताओ लोग, इसका भी तो नाम फिर क्या होगा? ये भी तो पेंटाबोरेन होगा। तो नोमेनक्लेचर ऐसा है कि उसको कर दो पेंटाबोरेन 9। कितना? 9। ऐसे लिख दिए, ठीक है। और ये हो गया पेंटाबोरेन, ठीक है। तो ये भी टेट्राबोरेन, 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 ये टेट्राबोरेन। ये सब अभी क्या है, सिलेबस में है या जानकारी के लिए? सिलेबस में सिर्फ कौन है? हाँ, लेकिन भूमिका बांधना जरूरी है ताकि लगे कि परिवार के और भी सदस्य हैं, ठीक है। अब आइए, मतलब ये हुआ कि सारे बोरेन्स में से सबसे सिंपलेस्ट बोरेन कौन है? डायबोरेन। सारे बोरेन्स में से सबसे स्मॉल मेंबर और सबसे सिंपलेस्ट मेंबर, साधारण सीधा सरल मेरी तरह, कौन है? ठीक है। इनमें से कोई भी कंपाउंड स्टेबल नहीं है, कोई भी। और उसके स्टेबिलिटी नहीं होने के पीछे का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कहीं भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो चलिए आइए अब हम लोग डायबोरेन पे आते हैं। अगले पेज में लिखते हैं क्या? B2H6 is the simplest member of बोरॉन फैमिली, नहीं बोरेन फैमिली। बोरेन ना होगा। B2H6 is the simplest member of बोरेन फैमिली। सबसे सीधा सिंपल मेंबर हुआ B2H6। आइए, इसका प्रिपरेशन हमने आपको करवाया है, आप ध्यान दें। BH2 का प्रिपरेशन करवाया था। ये बनता कैसे है, फिर प्रॉपर्टीज पे भी हम लोग चलेंगे। टोपी हटाओ ना, कंसंट्रेशन मेरा बिगड़ते रहता। बोलते ना बार बार, बैट्समैन कैसे सामने में नहीं बोलता है। हट जाओ वहां से, साइड स्क्रीन से। तो चलिए प्रिपरेशन। पहला BCl3 + H2। आपको बस रिएक्शन से मतलब है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से कोई मतलब नहीं है। देखिए इस रिएक्शन को, BCl3+ क्या प्रोडक्ट होगा? B2H6 प्लस। सिर्फ इतना बताइए, क्या ये रेडॉक्स है या नहीं? है या नहीं है? पक्का? तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन? H का ऑक्सीडेशन और B का H का। दिखा? एग्जैक्टली 2014 की बात है। वेस्ट बंगाल के एग्जाम लेता है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस हम लोग देखते रहते हैं। WBJE जिसको बोलते हो, अभी भी एग्जाम वो होती है। उसमें एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा। एक एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिखा था, एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज -M2 + M। एग्जैक्ट 2014 का क्वेश्चन है ये, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज -M2 + M है।
बोर्ड विजिबल है ना अच्छे से, पक्का ना, क्योंकि हम ही को कम दिख रहा है। नहीं नहीं, आपका वो लेटर्स विजिबल है ना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि वहां कैमरा में तो कुमार मनु अच्छे दिख रहे हैं। तो क्या है, अरे यार मेरे घर वाले को कोई ये बात बोले ना जाके, तुम लोगों को छोड़ के कोई दुनिया में अच्छा मानने को तैयार नहीं है। सही कह रहे हैं, मम्मी अलग डांटते रहती है। तब भी बोलती है, हाँ हाँ हाँ, वही। अरे हर कोई बोलता है। हाँ बेटा, गलत फहमी में हो, ला देंगे ना अगर, उसके बाद बोलोगे बाप रे बाप, जान बचाओ ना। हाँ, अरे तुमको लग रहा है ना रे, अभी मिले नहीं उन्हें, एक पर एक लोग खतरनाक है दुनिया। देखो तो क्वेश्चन क्या था, एक बार सर लाइए तो देखो, हम ये बात बोलते हैं, चलो एक बार ले चलते हैं क्लासरूम में, हम बात करवा देंगे हम अच्छे हैं कितने। तो लोग बोलता है कि उसी को लाइए तो यहाँ मेरे पास। हाँ हाँ, चलोगे? कोई एलिमेंट है एक्स, क्वेश्चन क्या है, इसका रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोला गया, -m से लेके +m। और एक अच्छा हिंट दिया, पहला ये, दूसरा दिया इट डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, इट डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। नहीं समझे? तो आपको वो एलिमेंट पहचानना था। ये 2014 का ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो अभी आप लोगों को पढ़ाते, आप लोगों को तो हम प्यार ही इतना करते हैं कि सब याद आ जाता हम, वरना हम भूल गए थे, ये क्वेश्चन हम भूल गए थे वाकई। ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ 2014 का क्वेश्चन है WBJ का, बहुत साल बाद हम बता रहे हैं क्वेश्चन। इस एलिमेंट को पकड़ना है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो सोचिए, -m से +m, मतलब जितना नेगेटिव में उतना, तो डी ब्लॉक का तो हो नहीं सकता है, एस ब्लॉक का हो नहीं सकता है, नॉन मेटल ही जो होगा, क्योंकि नॉन मेटल ही माइनस प्लस दोनों में। 7a का इसलिए नहीं हो सकता है, -7 से +7 नहीं जाएगा, -7 से +7 से -1 जाता है, वो जाता है ना। 6a में +6 से -2 जाता है, लेकिन दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। +5 से -3 जाता है, +4 से -4 जाता है। तो एक ही बच आ रहा, कौन, कार्बन। कार्बन ही नेट बच रहा है, लेकिन है दूसरा हिंट क्या, इट डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। कार्बन खूब आराम से डिस्प्रपोर्शन में जाता है, आपने बहुत बार किया है, ऑक्जेलेट सॉल्ट को हिट किया है, क्या आता है मेटल ऑक्जेलेट को हिट करने पर, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट प्लस CO प्लस CO2, तो +3 का लोग रिडक्शन भी होता है, +2 ऑक्सीडेशन भी होता है, +4। इसीलिए कार्बन तो भूल ही जाइए, कार्बन का अक्सर डिस्प्रपोर्शन होता है। अब बोरॉन फैमिली वाला वो भी नहीं हो सकता है, नहीं, कौन सा, +3 से -3, दो ही है ना फिक्स। तो अब सोचिए आप +3 वो किसके सामने में करेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब -3 किसके सामने में करेगा, तो लेस वाला, उससे लेस में कौन बचता है, मेटल ही ना। तो मेटल का बोराइड जो बनता है, वो इक्के दुक्के मेटल का ही बोराइड बनता है। कहां बनता है बोराइड, हर कोई कहां बनाता है, नहीं समझ में आया मेरी बात। जैसे उसने बोला कि सर आप बोरॉन क्यों नहीं ले सकते हैं -3 से +3, तो बोरॉन का +3 तो कॉमन है, लेकिन -3 कॉमन नहीं है ना, ये तो सिर्फ मेटल के साथ ही ना आ पाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 है। तो इससे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम होगा, तो 2 से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मेटल चले गए आप, तो आप इसके साथ कौन सा कंपाउंड लेंगे, आप ही बताइए।
तो बोरोसिलिकेट में ऑक्सीजन आ गया ना नेगेटिव में, बोरॉन उसमें प्लस में। वही तो पूछ रहे हैं, ऐसे कंपाउंड्स नहीं है ना, कंपाउंड्स नहीं है, कंपाउंड्स इक्के दुक्के हैं, जैसे मैग्नीशियम बोराइड Mg3b2, तो यहां पर ये +2 है, ये -3, तो ऐसे कंपाउंड्स है नहीं ना, इसीलिए हमारा बोरॉन भी छटा गया। तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर बचता है, क्या? हाइड्रोजन, +1 से -1। और वाकई हाइड्रोजन को आपने कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाते हुए नहीं देखा होगा। आप कोई रिएक्शन याद करके दिखाइए तो हाइड्रोजन का, जिसमें हाइड्रोजन डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगा। अभी छोड़ दो ना, इसीलिए तो ये क्वेश्चन लाए। हाइड्रोजन यूजुअली डिस्प्रोपोर्शनेशन में नहीं जाता, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन। समझ गए ना? अब आइए, चल भाई तू अब छोटा हो जा, तेरा काम हो गया। ठीक है, अब आइए, इस रिएक्शन को अब देखा जाए, इसमें हाइड्रोजन 0 है और B2S6 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की ज्यादा है, 2.1 2.0। तो यहां क्या आया लोग? -1। क्या आया? आपको समझ में आया? ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, हाइड्रोजन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, हाँ नहीं जाता है। तो अब उस क्वेश्चन से इसको कोई मतलब नहीं है, हमने एक ऐसा एग्जांपल दिखाया जिसमें है, अरे आप ऐसा हो सकता है कि कोई थियरी बना दें, इनऑर्गेनिक में थियरी संभव है, वो एक मेजर एप्लीकेशन है कि हाइड्रोजन यूजुअली डिस्प्रोपोर्शन में नहीं जाता। तो ये एक कैसा एग्जांपल है जहां हाइड्रोजन किस में जा रहा है? डिस्प्रोपोर्शन में जा रहा है, इसीलिए तो एग्जांपल दिखा रहे हैं। तो ये रेडॉक्स हुआ और इसमें हाइड्रोजन डिस्प्रोपोर्शन में। दूसरी बात, क्या बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है? नहीं हुआ। पहले भी बोरॉन +3 में था, अभी भी बोरॉन +3 में। क्या क्लोरीन चेंज किया है? तो ये एक डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ने सिर्फ अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया। क्लियर हुआ? तो पहला प्रिपरेशन था BCl3 + H2, क्या बन गया? B2S6 + HCl। गुड। दूसरे प्रिपरेशन पर आते हैं, मेटाथेसिस रिएक्शन करवाए थे, तो करवा लीजिए। LiAlH4 + BCl3 करवा दिए ना। तो इस रिएक्शन में, हाँ, क्या इसके लिए वाटर सॉल्वेंट होगा? क्यों नहीं होगा? वाटर के तरफ वो सारे हाइड्राइड बहुत वायलेंट होते हैं जिसमें H पर -1 होता। 100 बार ये रिपीट कर चुके हैं अपने क्लास में। वाटर के तरफ वो सारे हाइड्राइड बहुत वायलेंट होते हैं जिसमें H पर NaH, CSH, अमोनिया भी क्या, HCl भी क्या, क्योंकि इन सब में H पर क्या है? प्लस। LiAlH4 वो भी होगा, B2H6 भी होगा, PH3 होगा या नहीं? नहीं होगा। ये सब करवाए ना अच्छे से। तो आइए, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे? डाइथाइल ईथर सॉल्वेंट या THF सॉल्वेंट वगैरह लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से बोलो प्रोडक्ट, LiCl सॉलिड प्लस B2S6। हमने बोला था जब मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में ऐसे होते हैं कि एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स होते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को मेटाथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। हालांकि ये टर्म हमें पढ़ना नहीं है, फिर भी लिख दे रहे हैं यहां पर, शायद लिखे भी थे ना पहले। आइए, तो ये दूसरा, ये याद रखना काफी जरूरी है जी, BCl3 + H2। और ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वहां हाइड्रोजन डिस्प्रोपोर्शन में गया, LiAlH4 + BCl3। तीसरे पर आ जाइए। हाँ बोल छोटू। हाँ बिल्कुल, तो वो सामान्य, अब क्या बोले, जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जाएगा। ऑप्शन था 4 ऑप्शन, नहीं नहीं, वो वाला सब्जेक्टिव ईयर था, वो वाला ईयर सब्जेक्टिव। देखो गलतियां तो IIT में क्वेश्चन देने वालों से भी होती है। इस साल के फिजिक्स के पेपर को देख लो, तो
आप ये नहीं कह सकते, और कई बार स्टूडेंट और टीचर क्वेश्चन देने वाले से ज्यादा होशियार निकल जाते हैं, तो आप उसमें जिद नहीं कर सकते, नहीं छोड़ना भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है जनरल के पैटर्न पे लेके चले जाइए। हाइड्रोजन यूजुअली नहीं जाता, और हाइड्रोजन का आपको ये वाला रिएक्शन छोड़ के दूसरा रिएक्शन दिखेगा भी नहीं। जनरल में जाना ही बहुत टफ, तो आपसे पढ़ रहा है इस लेवल पे, जनरल पढ़ना जाए कहीं नहीं लगेगा। लेकिन छोड़ के भी तो नहीं आ सकते हो ना, तो बनाओगे ना कुछ। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन था, कार्बन, बोरॉन, हाइड्रोजन, क्या लोगे आप? बोरॉन बनाता नहीं है नेगेटिव में, एक मैग्नीशियम बोराइड के चक्कर में थोड़ी ना हम कुछ कर लेंगे। और रिएक्शन हो डिस्प्रोपोर्शनेशन का तब ना, बोरॉन -3 बना लिया वो अलग बात है, अब कह रहा है कि वो डिस्प्रोपोर्शन में नहीं जा रहा, तो हाइड्रोजन यूजुअली डिस्प्रोपोर्शन में नहीं जाता, आप कभी भी हाइड्रोजन का डिस्प्रोपोर्शन नहीं देखिएगा। आइए तीसरा, NaBH4+, एक ये रिएक्शन जो याद रख सकते हैं याद रख लीजिए, नहीं याद रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। डाइग्लाइम सॉल्यूशन, मीडियम की इस्तेमाल किया, हम वाटर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हमने गर्म किया है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है। Na+B2H6, देखिए तो आयोडीन गया 0 से -1 में, तो अगर -1 में गया तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन, इसलिए ऑक्सीडेशन भी किसी न किसी का होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है जरा सोचिए, सिंपल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही बच रहा है, सोडियम का तो होगा नहीं, बोरॉन का भी होगा नहीं क्योंकि बोरॉन +3 में है ऑलरेडी, तो किसी का ऑक्सीडेशन होना बच रहा है सिवाय हाइड्रोजन के। तो H कितने पर है? यहाँ हाइड्राइड है, तो बोलिए ना क्या प्रोडक्ट आएगा, पता चला ना। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला आईटी का क्वेश्चन है एक समय का। NaBH4+I2 Na+B2H6+ ... तो क्या आएगा वहां? हाइड्रोजन। तो अगर ये याद रख सकते हैं तो रखिए, अगर अदरवाइज ये सिर्फ आईटी के लिए हम बातें कर रहे हैं, मेंस और नीट के लिए जरूरी नहीं, लेकिन 1 2 सारे एग्जाम के लिए नीडफुल है। चलिए अब आइए, तो प्रिपरेशन हो गया, अगला स्ट्रक्चर पर पहुंचते हैं और प्रॉपर्टीज पे। पहले थोड़ा प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर पे जाते हैं, स्ट्रक्चर लंबा टाइम लेगा आपको। B2H6 कलरलेस, डायामैग्नेटिक, रिएक्टिव गैस, आराम से समझते जाइए। रिएक्टिविटी किस वजह से होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। BH3 अगर गैसियस है तो ये किस में जाएगा? डायमराइजेशन में। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण ना, तो किस में कन्वर्ट कर जाएगा लोग? अगर हम चाहते हैं कि ये मोनोमर में ही रहे, डायमर नहीं है, तो हमें कोई ऐसा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। पहला पॉइंट, वो पोलर हो कि लगभग नॉन पोलर हो, लगभग रिलेटिवली नॉन पोलर हो और इलेक्ट्रॉन डोनर हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे हाँ वो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, होगा ना। तो आइए, कैन एग्जिस्ट एज मोनोमेरिक, कहां पे? इन डाइथाइल ईथर और हाँ बहुत सारा लिख सकते हो, THF, पिरिडीन भी ले सकते हो, लाइक डोनर सॉल्वेंट्स। ये नॉन पोलर लेकिन होने चाहिए ऑलमोस्ट, मतलब रिलेटिवली नॉन पोलर आप बोल सकते हो, ठीक है। क्यों? इसमें होगा क्या, आपके बोरॉन को हमारा डाइथाइल ईथर या THF वगैरह क्या कर लेगा? लोन पेयर, इसीलिए ये मोनोमर के फॉर्म में रह पाएगा, ठीक है। डायमराइजेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अभी B2H6 के स्ट्रक्चर पर नहीं जा रहे हैं,
B2H6 के स्ट्रक्चर पर धीरे धीरे हम लोग मूव करें। तो कलरलेस या डायमैग्नेटिक है। अब आइए, ये एयर और वाटर के तरफ बहुत ज्यादा रिएक्टिव, एयर और वाटर के तरफ रिएक्टिव, रिएक्टिव टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। चलो दोनों को कंप्लीट करके देखते हैं क्या होगा। B2H6 प्लस O2 क्या बनेगा प्रोडक्ट, दिमाग लगाइए। कंबशन रिएक्शन है, इससे पहले भी कई बार आपने कंबशन रिएक्शन को फेस किया है। हालांकि रिएक्शन हीट नहीं करोगे तब भी होगा, लेकिन कंबशन रिएक्शन में आमतौर पे हीट कर दे और बेहतर है। सोच समझ के बताइए B2H6 प्लस O2 क्या होगा। B2O3 प्लस H2O। और किसी को लग रहा है B2O3 प्लस H2O या कुछ और लग रहा है, बताइए। B2O3 प्लस H2O। सोनू कहाँ अपना, सोनू सोनू नहीं आया। गोलू आया है, कहाँ गोलू, कैसे हो गोलू, बोलिए क्या आएगा। B2O3 प्लस H2 प्लस H2O। बोलो क्या बोल रहे थे, बोलो ना रे। कंबशन रिएक्शन को याद कीजिए आप लोग, ऐसे ऐसे आगे आगे पार्ट पीछे पीछे सपाट कीजिएगा तब तो हो गया। कंबशन रिएक्शन को याद कीजिए, आपको हम पढ़वाए। जब भी कोई हाइड्राइड का कॉम्बशन हुआ था, चाहे वो हाइड्राइड आयोनिक था या मॉलिक्यूलर, -1 था या +1, अगर ये O2 से रिएक्ट किया तो एक ही तरह का प्रोडक्ट आता था, इस M का ऑक्साइड और प्लस वाटर। कैसे गड़बड़ करते हैं आप लोग। अच्छा ये बताइए ना, CH4 प्लस O2 क्या होता है, तो 9-10 में पढ़े हैं आप लोग। CO2 प्लस H, आया समझ में। ये रिएक्शन हमने करवाया, आपको स्टोइचियोमेट्री में भी करवाया। तो कोई भी मेटल का हाइड्राइड रहे, चाहे वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन वाला हो या, अगर उसका कंबशन होगा तो क्या बनेगा, ऑक्साइड प्लस वाटर। आइए 10 एग्जांपल तुरंत तुरंत डील कीजिए। देखिएगा, CH4 प्लस O2, आराम से CO2 प्लस, गुड। CaH2 प्लस O2, आराम से। CaO प्लस H2O, लेकिन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, इसीलिए क्या लिखेंगे। आया समझ में। चलिए अगला लिखिए। मान लीजिए हमने दिया, ध्यान से सुनिए, H2S प्लस O2, हो गया SO2 प्लस, मान लीजिए हमने एग्जांपल दिया, सारे रिएक्शंस में यूज होते हैं, सब के सब काम में आते हैं। NaH प्लस O2, तो NaOH ना सीधा, सही है। अमोनिया प्लस O2, आराम से। नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड होते हैं, NO, NO2, N2O, NO और NO2। तो स्टेबल ऑक्साइड आप एक बना दीजिए। चलो हमने बना दिया NO, डिपेंड करेगा आप एयर का अमाउंट कितना दे रहे हैं, और ज्यादा एयर दीजिएगा तो NO किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीडाइज कर देगा उसको। ठीक है, और ले लीजिए B2H6 आया अभी, वो भी ले लीजिए आराम से। B2O3 प्लस H2O, अब B2O3 प्लस H2O क्या हो जाएगा फिर? BOH का होल 3। B2O3 प्लस H2O फिर क्या हो जाएगा? BOH के होल 3 को क्या लिख सकते हैं? वाटर लिखने की कोई जरूरत, तो क्या हो जाएगा ये? क्लियर हो गया अच्छे से? तो कोई भी हाइड्राइड अगर हम उठाएंगे तो इसी तरीके से उसका ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होगा तो ऑक्साइड बनेगा और प्लस वाटर आएगा। इसको हम लोग कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्टिव टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। अब आइए, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो चलो ये अब एंड और किसका बचा है? वाटर के तरफ ना, B2H6 प्लस H2O। B2H6 काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इसमें तो आप गर्म कर ही नहीं सकते। वाटर की तरफ हमने क्लियर बोला है, कोई भी हाइड्राइड, फिर से इधर भी रिपीट करके हम फिर से लिख दे रहे हैं, याद आया क्या बताए थे? कोई भी हाइड्राइड अगर उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अगर आप इसको वाटर में डालते हैं तो ये मेटल का M का हाइड्रोक्साइड प्लस M में है, अब प्लस क्या देता है? याद आया? और ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता, ये वाला रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता। और इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुके हैं, इसलिए बार बार करना अब ठीक नहीं लगता। करवाए ना जी? लेकिन इस बार कौन सा हाइड्राइड है? दोनों की सिर्फ आयोनिक, आयोनिक मतलब -1 वाला, सिर्फ आयोनिक नहीं बोलना चाहिए, मॉलिक्यूलर भी है। B2H6 तो मॉलिक्यूलर है, लेकिन बस क्या रहना चाहिए? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। आइए, तो यहां पर -1 है, तो क्या बन जाएगा? रिएक्शन का प्रोडक्ट बताइए। BOH होल 3 तो H3BO3 प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस के कारण ये रिएक्शन हाईली वायलेंट है। इसीलिए हमने लिखा था कि B2H6 के किसी भी रिएक्शन में वाटर को मीडियम, एक्वस मीडियम में रिएक्शन कैरी आउट नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई रिएक्शंस ऑफ B2H6 कैन नॉट बी कैरिड आउट किस मीडियम में लोग? इन एक्वस मीडियम। ठीक है, तो B2H6 के प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे थे। अब चलिए B2H6 के स्ट्रक्चर पर बात करें। स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ डायबोरेन, एक बहुत प्यारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब आती है, विल्किंसन कॉटन। स्टूडेंट के दिनों में, हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमको किताब खरीदने का बड़ा शौक था, मतलब अभी भी खूब, अब थोड़ा कम कर दिया, अब तो पैसों की कमी हो गई है। अरे हंस रहा है, सही बोल रहे। हाँ हाँ हाँ, पैसों की कमी उस वजह से हुई है, कमाने की वजह से नहीं। तुम जो सेकंड वाला रीजन बोली, खर्च करने वाले लोग बढ़ गए। तो किताब पहले खूब खरीदते थे, खूब खरीदते थे, मतलब आंख बंद करके किताब खरीद लिए। कहीं से भी कोई बुक और थोड़ा लगा जिसका जानते हैं थोड़ा अच्छा है तो वो खरीद लिए। एक बार तो अमेजोन से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की किताब खरीद रहे थे, अमेजोन से ही खरीद रहे थे, नाम भूल रहे हैं बुक का। तो उस पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किए, तो हम उसका प्राइस देखिए 18,600 था। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा बुक बहुत सारा हम खरीदे हुए थे। तो 18,600 की बुक थी। अलग बहुत सारी चीजें नई नई, एक एक किताब का एक बार आप खरीदिएगा ना, आप एक लेवल हो जाता है जब आपका, तो एक पूरी बुक से 2-4 लाइन 5 लाइन आपके काम का निकलेगा। या तो बाकी वो बेकार का है, या नहीं तो हो सकता है वो आपको आता हो
या हो सकता आपको समझ में नहीं आता। तो विल्किंसन कॉटन वाला जो बोल रहे थे अभी एडवांस्ड वाला, वो सेकंड वाला टाइप हो, समझ में नहीं आता हो टाइप। लेकिन ये वाली जो किताब थी 18,600 को तो हम दिए एकदम तुरंत पेमेंट कर दिए, सब भर दिए उस पर। तो कार्ड में अच्छा खासा बैलेंस रहा करता था, उन दिनों हम अमीर हुआ करते थे। तो अरे यार 500 का बैच चलता था भाई, 500-600 के सारे बैचेस होते थे उन दिनों। हो गया पेमेंट डिक्लाइन हो गया, इनसफिशियंट फंड करके। बोले कार्ड में तो 5-6 लाख का है, तो घटते बढ़ते भी तो 1.5 लाख 2 लाख ऐसे बैलेंस होगा ही होगा। डिक्लाइन हो गया, फिर पेमेंट मारे, तो फिर लिखा इनसफिशियंट फंड। तो तब हम किए कि ऐसा क्या है, तो ऐसे ही जूम करके देखे भैया, हम उसमें 2 जीरो देखना भूल गए थे, दशमलव के बाद वाला दशमलव ही सही जगह पे नहीं देखे थे। वो 1,86,000 की किताब थी। हाँ, और ये बात सही है, मोदी जी हम नहीं कि कुछ भी बोल दें। 1,86,000 क्योंकि स्क्रीनशॉट भी आज भी रखे हुए हैं। जीवन में एक ही लक्ष्य है, उसको खरीद के रहना है, इतना पैसा कमाना है एक दिन। नहीं उसके बाद नहीं, फिर शादी हो गई। तो बुक का नहीं बोलो, बुक जो है एक पर एक महंगी आती है। विल्किंसन कॉटन वाली जो किताब है ना, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आधी किताब बोरॉन पर ही है। B2H6 तो कुछ है ही नहीं उसमें, B4H10 B5H11 और बाकी बोरेंस का स्ट्रक्चर उसमें। और वो कभी हम पलट के पढ़ते पढ़ते नहीं थे उन दिनों। अब तो ठीक है, अलग बात है, मतलब शुरुआत के दिनों में जब पलटते थे तो नींद आने लगती थी, कुछ समझ में नहीं आता था उस किताब में, कुछ कहानी समझ में नहीं आया। विल्किंसन कॉटन में नहीं कह रहे हैं, विल्किंसन कॉटन की 2 बुक आती है, एक आती है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एडवांस्ड वालों के लिए बहुत काम का है, बहुत काम का। IIT उससे अक्सर क्वेश्चंस पूछता है, बराबर उससे क्वेश्चंस आते हैं जेईई एडवांस में। ये बात जान लीजिए, जेईई एडवांस वाला कहां से क्वेश्चन उठाता है ना, आप लोगों को अंदाजा नहीं, आप लोग असाइनमेंट में उलझते रहते हैं, ऑनलाइन खेलते रहते हैं। और एक एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, उसको पलटिए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ बोरॉन के हाइड्राइड्स का ही डिस्कशन है, आधी से ज्यादा किताब। मेरी मम्मी उसको सरस्वती पूजा में आगे में रखती है। मम्मी पूछती है कौन किताब बेटा तुमको समझ में नहीं आता है, उल्ला उसको रखवा देते हैं। पूजा के दिन नहीं होता, आगे में रखा जाता है, लेकिन तब भी आज तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो उसमें है, कभी पलटिएगा ना कोई, देखिएगा तो देखिएगा, लेकिन डायबोरेन नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। अगर ज्यादा इच्छा हो तो पलटना, इच्छा कहां से होगी जाए। आइए देखिए स्ट्रक्चर, BH ऐसे ना डायमेराइज करोगे, ठीक से देखो क्या हाइब्रिडाइजेशन है बोरॉन का, sp3। बाहर वाला जो ये एंगल, अभी स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जैसे पिछले दिन ब्रिज बॉन्डिंग वाला किए हैं। बाहर वाला जो एंगल है वो 122 डिग्री, कितना, और अंदर वाला परपेंडिकुलर टाइप 97 डिग्री, कितना, 97 डिग्री। परपेंडिकुलर टाइप मतलब 90 डिग्री वाला एंगल अप्रोक्स ले सकते हो, बाहर वाला 122। समझ रहे हो ना। ये वाला बॉन्ड लेंथ BH बॉन्ड लेंथ 1.18 एंगस्ट्रॉम, 1. ये वाला आपको बताना है 1.18 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। अभी पिछले दिन हमने ब्रिज स्ट्रक्चर आपको सिखाया है। ब्रिज वाला जो ये बॉन्ड है ये बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा, बताए थे। तो ये बड़ा होगा 1.33 एंगस्ट्रॉम, वैसे अभी फिर से डिस्कस करेंगे। और बोरॉन से बोरॉन की दूरी है 1.76 एंगस्ट्रॉम, 1. एम्स में 2005 का क्वेश्चन देखिएगा, शायद 5 ही है, सारा डेटा ही पूछा हुआ। अब आइए, इसको बोलेंगे एक्सो एंगल, इसको बोलेंगे
इंडो एंगल, ब्रिज वाला एंगल नहीं है ये, इंडो एंगल, सही है, ठीक है। 1.1 एंगस्ट्रॉम बाहर का 18, और ब्रिज वाला BH बॉन्ड की लंबाई कितनी है 1.33, और B से B का डिस्टेंस कितना है 1.76 एंगस्ट्रॉम। बाहर वाले एंगल को देख के नहीं लग रहा कि sp2 है, बाहर वाला एंगल देख के क्या लग रहा है sp2। कहानी क्या है इसको अच्छे से समझा जाए। बोरॉन के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या हम सही है ना, बोरॉन के पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखते हैं अच्छे से। तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, बोरॉन 2s1 2p2, बोलिए एक्साइटेड स्टेट में यही ना जाएगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या कर लिया है चारों को मिला के, तो इससे कितने ऑर्बिटल्स निकलेंगे 4, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 sp3 कैसे हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया, लेकिन चारों में से इलेक्ट्रॉन कितने में होंगे 3 में होंगे। तो आइए बोरॉन के पास 4 sp3, 2 3 4 हो गया। ठीक है, सामने भी बोरॉन ले लिए, छोड़ो हटाओ, दोबारा बना लेते हैं। प्लेन में तो नहीं है, ये चारों कौन ऑर्बिटल है, ये भी sp3 sp3 sp3, ये वाला भी sp3, ये वाला भी sp3, सारे sp3 ऑर्बिटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन बेटा कितने में है 1 2 3, सही है। इलेक्ट्रॉन को दिखा दें कलर बदल के, एक दो तीन, 1 2 3, मनीष जी चाय बोलिए ना, दो मन नहीं लग रहा है चाय का। ठीक है, आइए अब हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2 हाइड्रोजन है कि 6, 6 ना। आइए कहां कहां पे हाइड्रोजन आएगा, टर्मिनल पे 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को चलो ग्रीन से करते हैं। अच्छा रुको, एक हाइड्रोजन यहां आएगा एक साथ, ब्रिज में ऐसा ही होता है ना, हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ग्रीन से दिखाते हैं। देखो 1 1 1 1, एक यहां पे लाया एक यहां लाया, यही ओवरलैप क्या हुआ हमारा एक साथ हुआ, एंगुलर ना, यही हमारा एंगुलर ओवरलैप हुआ। कोई और कलर उठा, पिंक, प्रजाति भी क्लियर था पिंक बोलने वाला। ये देखिए ये आ गया ना, तो आया समझ में ना, इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, ध्यान से देखो बेटा, sp3 1s sp3 ब्रिज सॉरी एंगुलर ओवरलैप किस पोजीशन पे, टर्मिनल पोजीशन पे कि ब्रिज पोजीशन पे, एट ब्रिज पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन पर कि ब्रिज पोजीशन पर, ब्रिज पोजीशन पर sp3 1s sp3 एंगुलर ओवरलैप हो गया ब्रिज पोजीशन पर। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा ये, बनाना बॉन्ड। इस बोर्ड पर यही सबसे अच्छी खास बात होती है क्या, जहां मन आपको जगह नहीं मिल रहा तो छोटा वोटा कर दीजिए सब। क्या लिख दें हम इसको, बनाना बॉन्ड।
दूसरा नाम 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर ना। आप ये सब खूब अच्छे से समझ रहे हैं। 2e 3c ब्रिज बॉन्ड। अभी बहुत सारी कहानी बाकी, एकदम पेशेंस रखिए। आज हम लोग B2H6 को बस पढ़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्ड। और अब देखिए एक चीज अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। स्ट्रक्चर को पहले फील कीजिए, दोनों बी है। पहले sp3 को फील कीजिए, बोरॉन का sp3। यहां एक बोरॉन है, आराम से 2 V, एक V, दूसरा V, ठीक है। तो H B H H H B H H H H। इस प्लेन में कितने एटम्स है मैक्सिमम? 6 ना। 4 हाइड्रोजन वाला और 2 6 ना। और ये परपेंडिकुलर आ गया ना, इसीलिए एंगल याद रखना आसान था 97। बाहर वाला 122 है। बाहर वाला जरा आराम से समझिएगा, क्योंकि बाहर वाला फ्री है तो अपना रिपल्सन से मैक्सिमम एंगल अपना वो ले लिया 122। अगर इसको जैसे आप पढ़ते हैं sp5 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक में कई बार इस्तेमाल करते हैं, हम भी इनऑर्गेनिक में लाएंगे, आप देखिएगा। तो आप ये समझिए हाइब्रिडाइजेशन को प्रिसाइजली एक्चुअली बॉन्ड एंगल से ही डिस्कस करना चाहिए। हाइब्रिडेशन को किससे डिस्कस करना चाहिए? क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग वो अपना कैरेक्टर स्विच करता। तो अगर बाहर वाला 122 एंगल है, तो अगर हम बोले कि बाहर का बोरॉन का ऑर्बिटल, फिर से लेट मी रिपीट इट अगेन, बाहर का बोरॉन ऑर्बिटल, बाहर का एग्जैक्टली कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? एग्जैक्टली sp2। बाहर का बोरॉन का जो 2 ऑर्बिटल है वो एग्जैक्टली कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एग्जैक्टली। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन पूछा जाए कि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तब sp3 पर चलेंगे। तो हम यहां पे ये भी चीज लिखेंगे, ये सब कहां से आ गया? टर्मिनल बोरॉन ऑर्बिटल्स आर एग्जैक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का पूछा जाएगा तो आप हमेशा sp3 ही बोले। अरे ठीक है, अब फिल कीजिए फिर से BHH BHH, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन। इस पोजीशन पर रिपल्सन, इसी रिपल्सन के कारण, समझ में आया? इसीलिए ये BH लंबा था। किसकी तुलना में? बाहर वाले की तुलना। एंगल तो जहां पहुंचना है पहुंच गया ना, एंगल तो 97 आ गया रिपेल करके। लेकिन ये रिपल्सन से क्या हुआ? ये H ज्यादा दूर पर आया, पेरी रिपल्सन बोलते हैं ना आप लोग इसको। तो H जब डिस्टेंस पर आया तो ये जो BHB बना, तो ये BH अंदर का जो BH लेंथ हुआ ब्रिज पोजीशन वाला, वो बाहर के BH से ज्यादा। 109 तो हो ही नहीं सकता ना, रिंग आ गया ना, एक तरह का रिंग बन गया है ना ये। तो 109 तो आप सोच ही नहीं सकते ना। इसीलिए ना अंदर वाला एंगल जब कम हुआ है तो वो रिलैक्सेशन किसको मिला है? बाहर वाले को मिला। एक तरफ से एंगल घटेगा तो दूसरे तरफ एस कैरेक्टर मैनेज करके एंगल को बढ़ाएगा। तो बाहर वाला एंगल 122 है, किसमें? डायबोरेन में। अगर बाहर वाले एंगल को देख के हम बात करें कि एग्जैक्ट बाहर का बोरॉन ऑर्बिटल कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 हाइब्रिड। क्या वो समझ में आया ना चीज? आइए, तो हम यहाँ पे इस चीज को अब लिखने जा रहे हैं। तो फाइनली ये क्लियर हो गया ना? 10 DBH, D मतलब डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, किस पोजीशन का? ब्रिज का। और DBH टर्मिनल, कौन बड़ा? ब्रिज ना।
लेकिन ई या BDE लिख देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BH ब्रिज का ज्यादा होगा या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BH टर्मिनल का, किसका ज्यादा होगा? ब्रिज का ना, वो लंबा है लेकिन स्ट्रॉन्गर, कारण वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना है? 3 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन पर 3 सेंटर है, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 सेंटर। दैट इज ब्रिज, BH बॉन्ड इज इलोंगेटेड बट स्ट्रॉन्गर ना बेटा, लेकिन वो मजबूत है। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर के बारे में, हाँ ये एक पॉइंट ये भी लिख देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन, एटम्स इन ए प्लेन 6, और कौन कौन वाला 6 आप समझ रहे हैं? मिनिमम, मिनिमम क्या, क्यों 4 बोलेंगे? मिनिमम कोई सवाल हुआ? मिनिमम जहां से प्लेन गुजारना वहीं से गुजार लीजिए, एक आएगा, एक आएगा। मिनिमम का क्या है? 0 कोई संख्या थोड़ी ना बोलेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स, तब तो मॉलिक्यूल ही नहीं बोले। ठीक है, ये वाला ना एक प्लेन में है, ये वाला ना, आया समझ में? तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक? कुछ भी B2H6 से रिलेटेड? चलिए अब चलते हैं, B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसीलिए डायमराइज किया था। तो लुईस बेस से इसको बड़ा लगाव हो सकता है, और अगर हम इसका मिथाइलेशन करवाएं, मिथाइलेशन समझ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप लगाएं लाके, तो क्या मिथाइलेशन इसको स्टेबलाइज करेगा या नहीं? सोचिए, दिमाग लगाइए। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई कार्बोकैटायन वगैरह आता है तो उसका आप मिथाइलेशन करवाते हैं, तो क्या वो इसको स्टेबलाइज करता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब लगाते हैं तो स्टेबलाइज करता है ना। तो अगर हम B2H6 का मिथाइलेशन करवाएंगे तो क्या वो स्टेबलाइज होगा कि नहीं? अब ये भी बताइए, जब मिथाइल आएगा तो कहां पे आएगा? टर्मिनल पे आएगा कि ब्रिज पे आएगा? साइट ऑफ मिथाइलेशन कौन होगा? ब्रिज होगा कि टर्मिनल होगा? ब्रिज, कारण इलेक्ट्रॉन की कमी वहां पर। पॉइंट ऐसा है, अगर आप B2H6 में देखें तो बोरॉन है, अच्छे से सुनिएगा, क्या है? और अगर आपको याद हो तो कुमार मन्नू आपको एक बात पढ़ाए थे, याद नहीं होगा, पक्का नहीं याद होगा, कौन सी बात? लोदरमेयर कर्व, उसमें बोरॉन के बारे में क्या बोले थे? हाँ वेरी, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा वॉल्यूम बोरॉन का, साइज होता है सबसे छोटा हाइड्रोजन, लेकिन वॉल्यूम सबसे छोटा बोरॉन का। इसीलिए, अरे बहुत अंतर है भैया साइज और वॉल्यूम में। साइज को डेंसिटी से लेना देना नहीं है, वॉल्यूम को मैटर की डेंसिटी से लेना देना। बोरॉन की डेंसिटी हाई होती है। आइए खैर, तो हमने बोला कि बोरॉन क्या है? बहुत छोटा वॉल्यूम। तो बहुत छोटा वॉल्यूम होने के कारण ब्रिज पर जब आप मिथाइल लाइएगा तो मिथाइल बड़ा ग्रुप है कि छोटा? आना चाहिए ब्रिज पे ही। क्यों आना चाहिए ब्रिज पे? क्योंकि ब्रिज पे इलेक्ट्रॉन की कमी, टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन की कमी, तो आना चाहिए कहां पे? तो बोरॉन के ब्रिज पर जब आप लगाइएगा, क्या लगाइएगा? मिथाइल लगाइएगा, तो आपको लगता है कितना छोटा वॉल्यूम वाले एलिमेंट पर ब्रिज पर मिथाइल ले लेगा। इसीलिए अगर मिथाइलेशन आएगा तो किधर लगेगा? साइड में। तो कितना हाइड्रोजन तक रिप्लेस हो सकता है अगर हम इसको एल्काइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड से
रिएक्शन कराएं B2H6 को? सिर्फ 4 तक। तो इसका मिथाइलेशन 4 से ज्यादा पॉसिबल? रुको जरा, अगर Al2H6 आ गया तो क्या एल्यूमिनियम का वॉल्यूम छोटा है? इतना तो नहीं, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, लार्ज साइज लार्ज वॉल्यूम है। तो Al2H6 में आइए, वो भी तो B2H6 के तरह ही स्ट्रक्चर है, हमने पिछले क्लास में किया हुआ है। तो बताइए, अब जब मिथाइल आएगा तो पहले ब्रिज पे आया, फिर टर्मिनल पे भी आएगा, तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कितने मेंबर तक मिथाइलेटेड लेकिन बोरॉन हाइड्राइड को, बहुत यूनिक पॉइंट, समझ में आया? अब अगला पॉइंट आइए, वापस B2H6 में आ जाइए। अगर अपन लुईस बेस लगाते हैं B2H6 पर, तो लुईस बेस कहां अटैक करेगा? साइड में कि ब्रिज पे? ब्रिज पे। कारण इलेक्ट्रॉन की कमी वही है और वैकेंट ऑर्बिटल भी वही है। मिथाइलेशन और लुईस बेस के अटैक में, न्यूक्लियोफिलिक अटैक में डिफरेंस क्या है? जब आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहे हैं या लुईस बेस से अटैक करवा रहे हैं तो उसको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और वैकेंट टर्मिनल पर, इसलिए टर्मिनल से उसको कोई मोहब्बत नहीं है, सीधा कहां अटैक करेगा? ब्रिज पर अटैक। अब आराम से सुनिए, क्या ब्रिज पर जगह है? जगह भी तो नहीं है, कमी है लेकिन जगह, तो क्या करेगा? तोड़ देगा। कौन? लुईस बेस। क्लीवेज बोलेंगे इसको। तो B2H6 का क्लीवेज होगा किसके प्रेजेंस में? अगर छोटा लुईस बेस है, हल्का सा तोड़ के खुद को एडजस्ट कर लेगा। बड़ा लुईस बेस है, आएगा 2 टुकड़ा में बांट देगा, BH3 और वैकेंट ऑर्बिटल दोनों को बन जाएगा और दोनों को लोन पेयर अलग अलग दे दिया जाएगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट आएगा एक मिथाइलेशन का, एक सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का। बताते हैं आपको चाय पीने के बाद, आप तब तक छापिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाए। हो गया, नोट कर लिया ना? अब हम लोग B2H6 का मिथाइलेशन भी करेंगे, वो बाद में कर लेते हैं, पहले उससे पहले लुईस बेस की तरफ चलते हैं, ठीक है? B2H6 towards Lewis bases. मोनोमर में B2H6 रहेगा कैसे सॉल्वेंट में? न्यूक्लियोफिलिक रिलेटिवली नॉन पोलर। न्यूक्लियोफिलिक क्यों लगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा तब तो मोनोमर रहेगा। और रिलेटिवली नॉन पोलर क्यों लगा? ताकि वो रिएक्ट ना करे उससे। और रिलेटिवली का क्या यहाँ पर वर्ड मतलब होता है? हम लोग जो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सारे सॉल्वेंट्स जो हम लोग ले रहे हैं वो नॉन पोलर हो। अरे डाइथाइल ईथर एग्जैक्ट नॉन पोलर थोड़ी ना होता है, लेकिन काफी वीकली पोलर होता है। तो जब वीकली पोलर होता है तो हम लोग इसलिए वैसे सॉल्वेंट को रिलेटिवली नॉन पोलर, रिलेटिवली वर्ड जो होता है वो वाटर के सेंस में कंपेयर करता है कि वाटर की तुलना में काफी ज्यादा वीकली पोलर है, तो हम लोग रिलेटिवली नॉन पोलर बोलते। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में बचिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बोलने से बचिए। क्या बोलना चाहिए? रिलेटिवली नॉन पोलर। अगर आप जानते हैं कि वो क्लियर कट नॉन पोलर है तभी नॉन पोलर बोलिए। जैसे CH2 कार्बन डाइसल्फाइड लीनियर हो गया तो वो एग्जैक्ट नॉन पोलर, तो वहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं। CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं। बेंजीन नॉन पोलर बोल सकते हैं। एल्कोहल को नॉन पोलर सॉल्वेंट अरे कभी नहीं, ठीक है? ईथर को नॉन पोलर सॉल्वेंट कभी नहीं हम लोग बोल सकते हैं। ईथर को जब भी बोलना हो तो क्या बोलेंगे? रिलेटिवली नॉन पोलर। क्लियर हो गया ना? अब आइए B2H6 टुवर्ड्स लुईस बेसेस। क्यों हम लुईस बेस की तरफ लोग लाना चाहते हैं? क्योंकि B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इवन आफ्टर डायमराइजेशन ना। अब सोचिए एकमात्र B2H6 आपको दिया है पढ़ने। अब आप सोचिए मात्र एक क्या दिया पढ़ने, उसकी कहानी चले जा रही है, अभी आधे घंटे से ज्यादा अभी उसकी कहानी चलेगी। सिर्फ एक बोरॉन का हाइड्राइड, वो भी आप क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर, वाटर से रिएक्शन, एयर से रिएक्शन, और 2-4 गिन के लुईस बेस, यही ना? आप अंदाजा लगाइए बोरॉन की केमिस्ट्री कितनी वास्ट होगी कि बाकी हाइड्राइड्स को तो हम सोच भी नहीं रहे हैं। ऑर्गेनिक में तो आप हिम्मत कर लेते हैं
कम से कम 100 तरह के हाइड्राइड्स कार्बन के डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ क्यों नहीं कर सकते? आपसे स्ट्रक्चर ही ड्रॉ नहीं होगा। आप B4H10 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? B5H11 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? बड़ा सबका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आपसे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ नहीं होगा। सोचिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री। और एक B2H6 इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ना था, मोदी जी की कृपा से वो भी कट। अब कोई ठीक थोड़ी है, मोदी जी 2-4 दिन बाद फिर सो के उठेंगे सुबह सुबह, मित्रों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कट। हाँ, साइंस को कट कर। अब दुनिया का साइंस यार आगे जा रहा है, मतलब लोग क्या से क्या मटेरियल ढूंढ रहे हैं। बच्चों के हाथ में देखिएगा तो क्या नया नया चीज आ रहा है देश दुनिया का। हम लोगों के यहाँ क्या है, साइंस जब हटा दीजिएगा तो टर्म्स हट जाएगा ना। टर्म्स हट जाएगा तो आप कैसे पहचानेंगे मटेरियल को? बताइए हमको। क्यों यहाँ पर ऐसा है इंडिया में हाल कि साइकिल देखता है बच्चा, पूछिए ये कौन मेटल है जी, तो लोहा। क्यों? उसको बचपन से कभी कोई और मेटल फील ही नहीं कराया जाता है। वो कहां से जानेगा कि कैंची जो है मोल्बेडिनम से बनता है और साइकिल जो है वो स्कैंडियम से बनता है? वो बेचारा कहां से जानेगा? उसको तो एरोप्लेन भी जाके वो छूता है, कहता है एरोप्लेन प्लास्टिक से बनता है। तो साइंस समझ रहे हैं, मटेरियल हम जितने तरह का देखेंगे, रियलाइज करें, तब समझ पाए। चलिए आइए। लेकिन सब कुछ क्या हम लोग यहाँ नौकरी के जद्दोजहद में हो रहा। नौकरी पाना है और दिमाग और वोट। वोट कब देगा लोग? जब नौकरी मिलेगी। हाँ, अच्छा ऐसा भी नहीं है। वोट इसलिए भी मिलेगा जब मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पढ़ाई कम हो जाएगी। 12th में पास बिना एग्जाम दिए, तो सब तो वोट देगा ही देगा ना। तो आइए हम इसको ले चलते हैं किधर? लुईस बेस की तरफ। पहला पॉइंट लिखते हैं, साइट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज ब्रिज पोजीशन ना। लेकिन मिथाइलेशन ब्रिज पर, लेकिन उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मिथाइलेशन वाला अलग से पढ़ेंगे। तो आइए, हमारा लुईस बेस अपना प्यारा सा लोन पेयर लेके किसके तरफ आया है और कह रहा है, जहां पना तोहफो कबूल करो। यही ना? चलिए, तो इसको लोग स्पेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तो ये करेगा क्या? क्लीवेज करवाएगा। क्लीवेज मतलब तोड़ना। क्लीवेज ऑफ ब्रिज पोजीशन। अच्छा, क्यों क्लीवेज कराएगा? इन ऑर्डर टू गेट वैकेंट ऑर्बिटल ना। इन ऑर्डर टू गेट वैकेंट ऑर्बिटल गेन करने के लिए वो क्या करेगा? क्लीवेज। आइए ध्यान से, लुईस बेस के साइज पर डिपेंड करेगा, डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, ये इसको तोड़ेगा किस तरह से। दो तरीके से ये टूट सकता है, एक बराबर बराबर, एक असमान। जैसे अगर बहुत बड़ा लुईस बेस क्या है? बल्कि, भारी, बहुत बड़ा। मान लो पिरिडीन, क्या ले लिए? पिरिडीन बड़ा है, तो पिरिडीन अगर अप्रोच कर रहा है, ध्यान से सुनोगे, तो पिरिडीन इतना बड़ा है, वो अगर चाहेगा इस बीच में एडजस्ट करना, तो वो इसीलिए वो क्या करेगा? इसको बराबर तरीके से। दैट विल बी कॉल्ड सिमेट्रिकल क्लीवेज। क्या कहलाएगा? तो जब सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा लोग, तो 2 BH3 बन जाएगा, और जो 2 BH3 बनेगा तो दोनों पे लोन पेयर आएगा, तो एक पिरिडीन इसको लोन पेयर देगा, एक पिरिडीन इसको लोन पेयर देगा। क्लियर हो गया? ऐसा लेकिन कब होगा? जब लुईस बेस बड़ा होगा, बल्कि होगा। अब आपको फॉर्मूला देख के अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये बड़ा है या छोटा। आराम से सुनिएगा। यही तो कारण था दोस्त कि अभी आप पढ़े थे कि THF में, डाइथाइल ईथर में मोनोमर रहता है। समझ में आया?
एक्चुअली कहानी क्या है, वो बड़ा बेस है, बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो डायमर है भी, तो उसके डायमर को ब्रिज पर से तोड़ रहा है और उसको मोनोमर में कन्वर्ट कर रहा है और उसके ऑर्बिटल में लोन पेयर दे के उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसके हाइपोवैलेंसी को न्यूट्रलाइज कर दे रहा, पूरा कर दे रहा, मतलब ऑक्टेट की कमी को दूर कर दे रहा। समझ में आया? इसीलिए हम बोले थे न्यूक्लियोफिलिक नॉन पोलर, रिलेटिवली नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये मोनोमर रहता। अब समझ में आया? अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा लुईस बेस बड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक है, बहुत बड़ा साइज का नहीं, वो मतलब बीच में एडजस्ट कर सकता है, तो वो सिमेट्रिकल नहीं तोड़ेगा इसको, वो अनसिमेट्रिकल तोड़ेगा। अनसिमेट्रिकल का मतलब समझिए, एक ही बोरॉन पर वो वैकेंट क्रिएट करवाएगा। नहीं समझे? तो जिस पर वैकेंट क्रिएट करेगा उस पे एक, जब वैकेंट, ध्यान से सुनिएगा, जिस पे वैकेंट क्रिएट करेगा और जिस पे नहीं क्रिएट करेगा, तो जिस पे क्रिएट करेगा वो बना लेगा BH2 पर प्लस। क्या बना लेगा? और दूसरा सारा हाइड्रोजन रखेगा वो बनाएगा BH4 पर माइनस। ध्यान से सुनिएगा, BH2 पर, अब BH4 पर, B2H6 हुआ ना, अब BH2 पर प्लस के पास दिमाग लगाओ कितने वैकेंट है? 2, 4 था ना, तो 2 बॉन्ड बनाया तो 2 ना खाली है, तो BH2 प्लस पर लुईस बेस जो आएगा वो कितना आएगा संख्या में? 2 पहुंचेगा। मान लो लुईस बेस का फॉर्मूला L है, क्या है? तो वहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा? BH2L2 प्लस, अब BH4 माइनस BH4। अब बताओ, एडक्ट समझते हैं हम लोग, बहुत बार पढ़े एडक्ट। क्या हमने पढ़ा है? जब लुईस बेस लुईस एसिड को लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है तो अपन इसको एडक्ट बोलते हैं। तो क्या ये एडक्ट हुआ या नहीं? एडक्ट हुआ ना। लेकिन क्या आप गौर किए ये एडक्ट आयोनिक हुआ? कैसे? BH2L2 प्लस BH4 माइनस। अरे भैया आयोनिक एडक्ट अभी से पहले एक भी नहीं आया था। ऐसा कहां हुआ था कि किसी कोवेलेंट कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को कोई लुईस बेस लोन पेयर दिया और सब्सटेंस आयोनिक हो गया? ऐसा एक एग्जांपल दिखाइए, कोई हुआ है? सिंपल BF3 था, अमोनिया आया तो BF3NH3 एडक्ट हुआ। ऐसे जो भी एग्जांपल्स हम लोगों ने किए उसमें क्या होता था? जो हमारा लुईस बेस या न्यूक्लियोफाइल है वो लोन पेयर आके दिया और एडक्ट बना लिया। यही ना होता था एडक्ट में जब भी हुआ है। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि सब्सटेंस को आयोनिक कन्वर्ट कर दिया और तब एडक्ट बनाया। तो आयोनिक एडक्ट का आपके सिलेबस का पहला और आखिरी एग्जांपल आयोनिक एडक्ट का कौन? B2H6 जब रिएक्ट करता हो कैसे? लुईस बेस से स्मॉल साइज की लार्जर साइज। वेरी गुड, क्लियर भी चीजें अच्छे से? आइए हम दिखाते हैं, लिखते हैं इस चीज को पहले। जो डाउट होगा बोलिएगा, वो देखना पड़ेगा। नहीं, टर्मिनल पे तो वैकेंट है ही नहीं। जब भी अटैक होगा हम साफ लिख दिए साइट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज, जबकि वहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, फिर भी कारण कमी वहीं पे है। आइए, 2 तरीके का क्लीवेज हुआ। एक सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ B2H6 और दूसरा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ B2H6। आराम से, ये कब होगा? when Lewis base is large or bulky, when Lewis base is small or non bulky, light। सही है? एग्जाम्पल शुरू करें। अमोनिया किस में आएगा?
सही है, क्या बनेगा वो लिख देंगे अभी। अगला एग्जांपल लेते हैं, N पर 3 मिथाइल लगा देते हैं। समझ में आ गया। अगला pyridine, सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल। अगला THF, अगला PR3, ट्राई एल्काइल फॉस्फीन, फास्फोरस पर 3 एल्काइल ग्रुप। अगला रुक के देते हैं एग्जांपल, पहले कुछ क्वेश्चन करवा के तब देते हैं, तब थोड़ा फील आएगा, क्योंकि अभी लगातार देंगे तो अब तो हम धीरे धीरे मुश्किल एग्जांपल करवाएंगे तो आप फंसने लगिएगा। तो पहले मैकेनिज्म से हम थोड़ा समझ लेते हैं, हम स्पेस को छोड़ देते हैं, ठीक है। आइए इस केस में क्या होगा, बोरॉन हमारे वैकेंट ऑर्बिटल के साथ आ जाएगा और ये ऐसा कितना मोल आएगा, और इस पर कौन लोन पेयर दे दिया, एडक्ट बन गया। बोलो बोलो बोलो। इस केस में क्या होगा दोस्त, BH2 प्लस ना, अब इस पर कौन लोन पेयर देने आएगा, L फॉर लुईस पेस। आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है वहां, इधर शिफ्ट हो जाइए, थोड़ा बैठा लीजिए ना, पक्का ठीक, आ जाइए। तो L आ गया ना, और दूसरे तरफ क्या आ गया, BH4 माइनस, सही है, दैट इज BH2 L2 प्लस BH4 माइनस, और इसको अपन बोलेंगे आयोनिक एडक्ट, और ये अपने आप में यूनिक चीज हो गया लोग, क्योंकि एडक्ट अभी तक हम लोगों ने कोई भी आयोनिक नहीं देखा। सही है, अगले पेज में आते हैं, एक क्वेश्चन ही लिखते हैं, B2H6 प्लस 2X on heating giving BH2 X2 plus BH4 माइनस। सही है, X में भी 1 और मोर देन 1 करेक्ट। पहला NH3, दूसरा NH2CH3, तीसरा NHCH3 होल 2, चौथा NCH3 होल 3। 1 और मोर देन 1 करेक्ट। बोलिए, ए कितने लोगों को लग रहा, ओनली ए, बहुत लोग हैं। ए एंड बी 15-20 लोग हैं। ए बी सी कोई नहीं है। ए बी सी डी होते तो टेटवा दबा देते अभी यहीं के यहीं। ये क्वेश्चन IIT 2008 का है, ठीक है। ट्रूली स्पीकिंग इससे पहले हमारी कोचिंग इंडस्ट्री B2H6 को इतना नहीं पढ़ाती थी। IIT एक ऐसा एग्जाम है जिसने हम लोगों के टीचिंग स्किल को बहुत ज्यादा डेवलप किया। हैट्स ऑफ, इंडिया का एकमात्र एग्जाम ऐसा। IIT के लिए तो ताली बनती।
इसको दावे से ऐसे कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2004 में जब टीचिंग स्टार्ट किया था हमने 2004 में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 लेक्चर उन दिनों हम लोग पढ़ाया करते, तो बहुत अच्छा बैच है तो 6 लेक्चर पढ़ा दी। और उस 4 और 6 लेक्चर में ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने आईआईटी के क्वेश्चंस होते थे या जहां जहां के क्वेश्चंस है सब लोग बनाते थे, धुआं धुआं उड़ जाता था। 2004 से आईआईटी 2020-22 तक आप कह लीजिए अपने रेंज को इतना चेंज किया कि आज वो कोऑर्डिनेशन हम लोग 20 लेक्चर भी पढ़ा देते हैं तो कम पड़ता, लगता कि और पढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों के टीचिंग स्किल को अगर कोई डेवलप किया है तो आईआईटी डेवलप किया है, इंडिया में तो आईआईटी डेवलप किया। बाकी किसी कंपटीशन में एक्यूरेसी का ही सब मारामारी करते रहता है, देखते हैं ना सबका हाल, क्वेश्चन पेपर लीक तो ये लीक तो वो लीक। कम से कम शांति से इंडिया में एग्जाम दे सकते हैं तो सिर्फ एक, बाकी बिहार महान है। आईआईटी में एक बार बिहार के तरफ से एक बार क्वेश्चन लीक हुआ, आप लोगों को पता होना चाहिए 97 में, तो 2-2 पेपर हुआ था उस साल। पटना में क्वेश्चन लीक हो गया था। अरे पटना में क्वेश्चन लीक तो ऐसे होता है जैसे किचन में इन लोगों से गैस लीक होता है, एग्जाम सब में देखते रहोगे बराबर होते रहे। तो B2H6 की कहानी यही थी कि आईआईटी इसको प्रेजेंट किया पहली बार। इससे पहले स्ट्रक्चर पर जब बात करें, ये 8 की बात है, स्ट्रक्चर पर भी हम लोग इतना ज्यादा क्लास नहीं लेते थे। B2H6 का सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया, हो गया भैया। वो बनाना बॉन्ड है, वो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, ये भी आईआईटी का ही शुरुआत किया हुआ है। प्रोटोनेटेड टॉ बॉन्डिंग, प्रोटोनेटेड टॉ बॉन्डिंग। तो धीरे धीरे आईआईटी लेक्चर बढ़ाने लगा उसमें। पहले हम लोग जिस B2H6 पर देते थे 2 मिनट, हाँ हम सही कह रहे हैं, B2H6 पर पहले देते थे 2 मिनट, वो B2H6 पर 2 मिनट से बढ़ते बढ़ते आज आप 2 घंटा ले रहे हैं, और उसके बाद भी कम पड़ेगा, अगले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस होगा ही होगा। आईआईटी बोलते हैं इसको। और बाकी एग्जाम्स का लेवल आईआईटी की वजह से ही अच्छा भी हुआ, ठीक है। लेकिन अब तो आईआईटी का प्रिपरेशन क्या हुआ, एक तरह से हो गया, न स्टूडेंट करना चाहता है और न टीचर करवाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स आज किस चीज के लिए फाइट कर रहा है, कंटेंट के लिए थोड़ी फाइट कर रहा है, वो फाइट कर रहा है समझने के लिए। हम वैसे जगह पर पढ़े जहां समझ में आ जाए, समझ रहे ना, बस उसका सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, जहां समझ में आ जाए। और पहले लोग कंटेंट ढूंढते थे कि कहां पर ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले, डीपली पढ़ाया जाए, वास्ट पढ़ाया जाए। अभी के डेट में है सबसे पहला चीज यही सोचता है। क्यों लोग ऑनलाइन में जाते हैं कंफर्टेबली, क्यों? क्योंकि टीचर को वो क्या बना देते हैं, बंदर। रुक, पॉज, गुना 1.5 गुना 2 हाँ, गुना 6 तक लेके चले जाते हैं, जितना यूट्यूब में ऑप्शन मिलता है। 2 ही तक, हाँ तो 2 ही तक जो भी है, स्लो भी करने का रहता है ना, वो वाला भी रहता है। तो अपने हिसाब से स्पीड टीचर का कर दिया। बताओ, आईआईटी इसको 8 में जब पूछा ना, आप एनसीईआरटी को पलट के देखिए और दिमाग लगाइए। कोई अगर ये कभी गलती से कहते हैं ना कि मन्नू सर बहुत पढ़ा देते हैं, चप्पल खोल के मारेंगे मुंह पर, आज के बाद बोलोगे। एनसीईआरटी में देखो B2H6 का रिएक्शन दिया हुआ, 5-6 रिएक्शन एक साथ दिया होगा। एक रिएक्शन होगा अमोनिया, अगला रिएक्शन होगा NCH3 ये 2 का बीच का नहीं है। तो यदि एनसीईआरटी से ही पूछता है तो ये 2 एक्स्ट्रा क्यों लाया गया, हमको बताओ तो क्यों लाया गया? भैया एनसीईआरटी तुम्हारा सिलेबस है। सिलेबस का मतलब क्या हुआ कि यहां हम ये बता रहे हैं कि इतना दौरान पढ़ना, लेकिन इसमें दिमाग लगा सकते हो, जहां तक जा सकते हो वहां तक पूछेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इस पर बेस्ड है, जबकि एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया भैया बड़ा आ रहा है तो ये हो जाएगा, छोटा आ रहा है तो ये हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट कोचिंग वालों ने, हम लोगों ने डेवलप किया, तो हम लोग इसका क्लीवेज कर रहे हैं। अब आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अब भी एनसीईआरटी से आपके ए और डी ऑप्शंस क्लियर हो रहे हैं, तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग जब उस साल ये काम कर रहे थे, ये पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे 2008 में, तो हम लोग अब दिमाग लगा रहे थे। हम लोग क्वेश्चन धकेल दे ऑर्गेनिक वाले की तरफ, भैया आपका है। ऑर्गेनिक वाले लोग ऐसे भी ज्यादा क्वेश्चन लेने के लिए थोड़ा परेशान रहते हैं, 1-2 मेरे में और आ जाए, मेरे में और आ जाए। हम लोग धकेल दिए आप ही का है, क्यों? अरे मिथाइल आप ही का है।
और वो लोग बोरॉन देख के उधर धकेल दे, नहीं ना आपका बोरॉन है इसमें। क्वेश्चन में अटक कहाँ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक वालों से हम लोगों ने पूछना स्टार्ट किया डिपार्टमेंट वाइज। अच्छा ये बताइए, ये वाला बड़ा है कि छोटा? इसको तो हम छोटा ले रहे हैं, उसको बड़ा ले रहे हैं। तो ऑर्गेनिक वाले सर लोगों ने, सभी लोगों ने एक सहमति से, हम लोगों ने भी सहमति जताई कि ये छोटा है। हाँ नहीं छोटा, कारण है, कारण समझिए। अटैक किस पोजीशन से कर रहा? एन से, और यहां पर एक मिथाइल है, बस एक मिथाइल है और 2 H है, तो हम एक को छोटा ले सकते हैं, इसका इफेक्ट छोटा जैसा होगा, इसलिए कैसा क्लीवेज कराएगा? आयोनिक वाला, मतलब अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। अब आते हैं इस वाले में, इसको हम लोगों ने पूछा ऑर्गेनिक डिपार्टमेंट वालों से, इसको आप छोटा लेंगे कि बड़ा? लेकिन अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक वाले टीचर का आंसर क्या था पता है? आंसर देखना पड़ेगा कि छोटे के हिसाब से आ रहा है कि बड़े के हिसाब से आ रहा है। तो केमिस्ट्री की यही खासियत है। नहीं समझे? हम लोग परेशान। अब आईटी भाई पूछा है, आंसर क्या करें? तो पूरी इंडस्ट्री में कोटा, पटना, दिल्ली, जहां जहां जो लोग हैं सब लोग पूरा दिमाग लगाए, ये बुक पलटे वो बुक पलटे, कहीं कुछ मिले ही नहीं कि भैया लाया कहां से आईटी। जानते हो कहां से आया था? वही वाले किताब से जो मम्मी मेरा सरस्वती पूजा में सरस्वती माता के सामने रखती थी, उसी किताब से, उसी विल्किंसन कॉटन से उठाया गया था। और उस साल विल्किंसन कॉटन से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चंस उठाए गए थे। ये आईटी, ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया था। और विल्किंसन कॉटन में बजावते ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये जब लेंगे किस किस में अनसिमेट्रिकल होगा, तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, रुको जरा, ये भी दिया हुआ है। समझ में आया? ये वाला भी दिया हुआ है, किस क्लीवेज में? अनसिमेट्रिकल। तो अब भैया दिया हुआ है तो है, विल्किंसन कॉटन ने लिखा, मजाक थोड़ी है, मोदी जी थोड़ी लिखते हैं। मतलब ये जब अटैक कर रहा है और ये जब अटैक कर रहा है, तो ये ए बी सी तीनों ही कैसा क्लीवेज करवा रहा है? अनसिमेट्रिकल। ध्यान से सुनोगे, तीनों ही कैसा करवा रहा है? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो अब हम लोगों को आइडिया यहां से मिलेगा और हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब कर पाएंगे। जरा देखिएगा, रिजल्ट्स अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, ठीक है। और ये वाला किस में आया? सिमेट्रिकल में। किस साल का क्वेश्चन हो गया? आईआईटी 2000। हम लोग इंटरेस्टेड उसमें लिखने उखने में, कभी देखे हो बोर्ड पे हमको लिखते हुए? कब देखे हो लिखते हुए? आईआईटी हम कभी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाए आज तक? तुम लो उल्टा पलटो, जिस पे उंगली रखोगे वही आंसर होगा, ट्राई करके देख लो। आइए, क्वेश्चन बैंक के सब क्वेश्चन तो हम लोग बोर्ड पे कर ही लेते, टोटल कर देते हैं। चलिए आइए, खैर पहले क्लियर हो गया इसका। अब पॉइंट, अगर हम इस तरह से अब इस लिस्ट को आगे बढ़ाना चाह रहे, इसीलिए हम तभी नहीं बढ़ाए थे। तो सोचो अगर हम ये रिएक्शन लेते हैं, आ जाओ भैया नया पेज आ जाओ, 9 बज गया रे। अच्छा चलो थोड़ा देर और चलेगा ना, 5-7 मिनट, फिर पीडीएफ दे देंगे ना, 5-7 मिनट और। आइए देखिए ये वाला रिएक्शन, मजा आएगा आपको, मजा आएगा, मजा आएगा। B2H6 प्लस, हाँ तो चलिए अमोनिया लिख दिए हम, लिख दिया हमने। तो क्या आ गया प्रोडक्ट बताओ? एसिमेट्रिकल प्रोडक्ट बोलो ना, BH2NH3 होल 2 प्लस BH4। सुनो सुनो सुनो, इसको क्या ये लिख सकते हो? B2H6.2NH3। बोलो बोलो बोलो, लिख सकते हो? अरे भैया B2H6 था ना, 2 अमोनिया ऐड हुआ तो .2H3 हमने लिख दिया। क्या ये देख के कोई कह सकता है कि आयोनिक है? डॉट लगता है मतलब वो ऐड हुआ है, वो कोवेलेंट लिंकेज होता है डॉट में जब भी होता है। क्या कोई देख के कह सकता है ये आयोनिक है? लेकिन ये कैसा एडक्ट है? अब आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि 2 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बताएंगे, तो ये जान लीजिए, उसको हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। जब कंडीशंस चेंज करेंगे
तो B2H6 अमोनिया का 3 तरह का प्रोडक्ट हो सकता है। B2H6.2NH3 पहला। दूसरा प्रोडक्ट यह भी हो सकता है B3N3H6 बोराजीन। और तीसरा प्रोडक्ट यह भी हो सकता है BN होलेट्स बोरॉन नेट्राइड। बोरॉन नेट्राइड। और ये तीनों ही कंपाउंड आपको पढ़ना भी है, लेकिन हम तीनों का एट डिफरेंट कंडीशंस ना, ये नेक्स्ट क्लास में अपन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जैसे ऊपर वाला जो है वो एक्सेस अमोनिया लो टेम्परेचर पे होता, फिर उसके बाद एक एक्सेस अमोनिया हाई टेम्परेचर पर होगा, एक में रेशियो को फिक्स करना पड़ेगा 2:1 का, तब होता। तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग B3N3H6 जब डिस्कस करेंगे तो वहां कर ही लेंगे। अभी हम लोग आते हैं किस पर, वापस क्लीवेज पर। चलिए क्लीवेज पर ध्यान से। चलो हमने रिएक्शन लिखा B2H6 प्लस OCH3 होल 2। बोलिए सिमेट्रिकल क्या सिमेट्रिकल? सोचिए एसिमेट्रिकल। क्यों एसिमेट्रिकल? सर अभी अभी आपने N पर लिया है, अभी अभी आपने N पर लिया है 2 मिथाइल, तो ये एसिमेट्रिकल आया। इसीलिए सर ये वाला कैसा होगा? एसिमेट्रिकल। एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ, नहीं समझे? गलत है, सिमेट्रिकल। तभी ना लोगों का इनऑर्गेनिक पे भरोसा नहीं रहता है। लेकिन कॉन्सेप्ट आप लगाइए ना सही से, आप कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहे। इसमें और इसमें अंतर क्या है, गौर कीजिए। लोन पेयर है कमीनो, लोन पेयर। इस पे ये वाला लोन पेयर आप देने जा रहे हैं, और इसमें यहां H है और उसमें O के साथ 2 मिथाइल है, लेकिन ऊपर वाला लोन पेयर कॉमन, नीचे लोन पेयर है। और लोन पेयर का स्पेस और वॉल्यूम का तो आपको अंदाजा है अच्छे से, कम लेता है कि बहुत बहुत ज्यादा। एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा छेकता हूं। आया समझ में? ये देखने से लग रहा था एसिमेट्रिकल, और है क्या? सिमेट्रिकल। इसीलिए किस तरीके का आएगा? सिमेट्रिकल ना, मतलब आएगा BH3 कोऑर्डिनेट कर देगा इसको कौन? OCH3 होल 2 ना। और ऐसा ऐसा कितना मोल? 2 मोल आएगा। आप समझे? तो इसमें हम ऐड कर दें किधर? OCH3 होल 2 भी इधर ही ना। कितना बढ़िया एग्जांपल। गलत ऐड कर दिए? नहीं, सही है, सिमेट्रिकल साइड। इधर क्या ऐड कर दें? NHCH3, यही ना। और ये भी ऐड कर दें NHCH3 का। अच्छा सोचो अब फिर देखो आप कैसे हम लोग उस पर जोर जार के पहुंच रहे हैं। अगर हमने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन और 1 इथाइल, क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। क्योंकि जब सामने में 2 मिथाइल लगा के अनसिमेट्रिकल आया, तो एक ही पे एक इथाइल लगा दोगे तो क्या रहेगा? इसलिए ये एग्जांपल भी ले सकते हैं NH2 C2H5। अच्छा अगर 2 इथाइल लगा देंगे तो 2 इथाइल पे सिमेट्रिकल ना, NHC2H5 होल 2। मेरी आंखें फड़क रही हैं जब हम अगला एग्जाम्पल आपको सोच रहे हैं बताने का। CO कार्बोनिल। लग रहा है आप आंख फड़कना समझते हो ना, तब लग रहा है कि अब एग्जाम में आ जाएगा। क्या ले ले? CO। B2H6 प्लस, बोलिए ना बोलिए ना बोलिए ना, सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल? बहुत सिंपल, अनसिमेट्रिकल। अब एक बात बोलो, क्या कभी तुम लोगों के साथ हम वफाई किए हैं? जब भी किए हैं बेवफाई किए। कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारा सही होने दे दे हम? मेरा मकसद ही क्या है? गलत, बस गलत है। सोचो क्या ये चौंकाने वाला एग्जाम्पल है कि नहीं? सिर्फ 2 एटम, काफी इंपॉर्टेंट हो गया। और जानते हैं आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हो। सोचिए क्यों है, कैसे? देखिएगा अच्छे से।
CO का एक बार स्ट्रक्चर बनाए, C, ध्यान से, C डबल बॉन्ड O, लेट हो रहा है, बैग समेट लिए हैं, अच्छा किताब उधर है, ठीक, डबल बॉन्ड O पर कितना लोन पेयर, 1 2, और C पर 1, क्या C का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए एक लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेगा। क्या अपन कोऑर्डिनेट साइन यहां दिखा सकते हैं या नहीं, याद करो पढ़ाए हैं, कोऑर्डिनेट कब दिखा सकते हैं साइन, तो क्या कार्बन के पास वैकेंट है कि नहीं, एक ऑर्बिटल से सिग्मा बनाया, एक से पाई बनाया, एक में लोन पेयर है, तो एक खाली है ना, हाँ, तो एक से सिग्मा बना, एक से पाई बना, एक में लोन पेयर है, तो एक खाली है ना, कैसे खाली नहीं, तो ग्राउंड और एक्साइटेड से मतलब हमें क्या है, वो 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो आपको ऐसे भी एक्साइटेड में तो अब पहुंचना है, एक तो खाली रहेगा ना आपके पास, एक वैकेंट तो रहेगा ना, तो चलो एक वैकेंट है तो हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट साइन दे सकते हैं कि नहीं, वैकेंट नहीं रहता तो नहीं रहते, लेकिन 4 ऑर्बिटल में 3 यूज हो रहा है, एक खाली है, तो कोऑर्डिनेट का सिंबल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए ध्यान से इस स्ट्रक्चर को अब डायग्राम से समझिए, C O 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भीड़ देखिए कितना है, इतना ही दूर में, पाई, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, बोलो लोन पेयर, वैकेंट, कोऑर्डिनेट, आप समझ रहे हैं इस जंक्शन पर कितना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इस 2 छोटे छोटे एटम के बीच 3 बॉन्ड, एक सिग्मा, एक पाई और एक कोऑर्डिनेट पाई, और ऊपर से दोनों के पास, समझ में आया, इसीलिए ये जो हमारा क्रिएट करेगा, इसका बॉन्डिंग, इस जंक्शन पर जो बॉन्डिंग है वो क्राउड क्रिएट कर रहा है, बॉन्डिंग इन CO रिजल्ट्स क्राउडिंग एट while अप्रोचिंग, कहां पे, एट ब्रिज पोजिशन ऑफ B2H6 ना, इसीलिए क्राउड क्रिएट करने के कारण ये कैसा क्लीवेज करवा देगा, रिजल्ट्स सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल, बड़ा मजेदार एग्जांपल है ये, सिमेट्रिकल क्लीवेज। एक बात बस और बता दो, इसमें लोन पेयर देगा किधर से, कार्बन साइड से कि ऑक्सीजन साइड से, कार्बन साइड से देगा कि ऑक्सीजन साइड से, कार्बन से, कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है C का, ये कारण नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमेशा नहीं देखते हैं, हर बार नहीं देखते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको आप तोड़िए ना, C ट्रिपल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट को तोड़ लो ना, तो O पर प्लस C पर माइनस, आया समझ में, O प्लस वाला लोन पेयर कैसे देगा, इसलिए जो हमारा डोनर साइट होगा वो कौन होगा, कार्बन साइट ना, तो रिएक्शन इस तरह से क्या लिखोगे, सॉरी इसी पेज में, चलो अगले पेज, तो इस तरह से रिएक्शन क्या लिखोगे, B2H6 प्लस CO, क्या प्रोडक्ट होगा बताओ, सिमेट्रिकल, तो BH3 हुआ लोग, इसको कोऑर्डिनेट कर दिया कौन, CO, ऐसा ऐसा कितना, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोनिल बोरेन, क्या कहलाया, काफी इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, क्या अच्छे से इसको समझे आप लोग, बढ़िया से, तो आज हम लोग यहीं पे रहे, हम मिथाइलेशन भी 2 लाइन लिख ही दे रहे हैं, चलो आ जाओ 2 लाइन बस, मिथाइलेशन ये भी क्या है, एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, बस 2 लाइन, बस 2 लाइन, नहीं लिख ही दिए ना, क्या दिक्कत है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर है,
तो कैन बी मिथाइलेटेड, B2H6 को मिथाइलेट कर सकते हैं कहां तक, 4 की 6 मेंबर, 4 अप टू 4 मेंबर्स ना, 4 मेंबर्स। कौन सा पोजीशन मिथाइलेटेड नहीं हो सकता है, ब्रिज, ब्रिज ना, तो ब्रिज पोजीशन कैन नॉट बी मिथाइलेटेड, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ना, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंसेज। मजा आया आज पढ़ने में, इसीलिए हमारा B2H6 कहां तक जा सकता है, जब इस पर हम मिथाइल क्लोराइड एक्सेस यूज करें। पहले स्टेप में तो टर्मिनल 2 हटेगा, फिर 2 ऐसे, मतलब एक्सेस यूज किया तो क्या बना, B2H2 CH3 का होल, और इसका स्ट्रक्चर कोई अगर प्लस क्या बन गया, प्लस HCl ना, 4 HCl लाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बोरॉन बोरॉन CH3 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 CH3, लेकिन कौन वाले पे H रह जाएगा, बीच वाले पे H ही न रह जाएगा, यही होगा। लेकिन एक बात, अगर हम एल्यूमिनियम वाला डिस्कस करें, बस ऐसे ही नहीं, अभी ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे Al2H6 वाला, इस पर एक्सेस डाल दे हम मिथाइल क्लोराइड, तो अप टू 6 पे जा सकते हैं अगर एक्सेस डाले, मतलब मैक्सिमम लेवल पे, तो कहां तक चला गया, Al2CH3 होल 6। आप एक बार कल सोच के आइएगा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, अपन अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। डाइथाइल, जब डाइमिथाइल इथर चला गया सिमेट्रिकल में, तो इथाइल तो महासिमेट्रिकल में जाएगा ना, क्या अच्छे से समझे, मजा आया, तो जाइए अच्छे से नोट कीजिए इसको, बढ़िया से एक बार देखिए भी ढंग से, B2H6 समझ लीजिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये वैसा टॉपिक है ये सब जहां से क्वेश्चन आता है तो कम लोग बना पाते हैं, ये सब टॉपिक सब छोड़ के निकलता है। और आप अपनी NCERT को भी जाके पलट के देखिएगा एक बार, आपको रियलाइज होगा सर ने जो पढ़ाया वो एज पर NCERT ही डिस्कस हुआ है, बस सिलेबस NCERT है, लेकिन दिमाग जहां तक फैला सकते हैं वहां तक हम लोगों ने फैलाया है, क्योंकि कंपटीशन में वही किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, गुड नाइट। हाँ ठीक है, भेज दिया, डाउट है अभी बता दे रहे, निकलिए बाकी लोग, थैंक यू।